Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज है हमारी क्लास नंबर 22, लेकिन सैलरी की है क्लास नंबर 4। ओवरऑल 22, सैलरी की क्लास नंबर 4। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि सैलरी क्या होती है। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे सैलरी के एक एक कंपोनेंट नहीं, सैलरी के मीनिंग के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका सेक्शन स्टार्ट होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी रिवीजन लगाऊंगा सो दैट हमारी पिछली सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। देखिए, जब हमने पढ़ा था अपने पास इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, तो हमको पता है सेक्शन नंबर 15 to 17 इसके लिए यूज किया जाता है। तो जो सेक्शन नंबर 15 है ना, दैट इज कॉल्ड बी चार्जिंग सेक्शन। हम उसे क्या बोलते हैं बताइए, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। और आपको याद होगा सेक्शन नंबर 15 में हमने ये पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो, वो क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। और सैलरी ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर के आधार पर क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। याद है आपको, मैंने आपको बताया था। अब इसी को थोड़ा मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ कि सेक्शन नंबर 15 सेज दैट इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन is an employer and employee, so whenever the employer has to be paid at any amount to his or her employee are chargeable under the heads of salary, either ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ड्यू पहले होगा तो भी टैक्स हो जाएगा, पहले एडवांस में रिसीव हो गया तो भी वो टैक्स हो जाएगा। यानी दोनों इवेंट में से जो पहले हो जाएगा उसके आधार पे उसका टैक्स ले लिया आपसे जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 16 आता है। सेक्शन नंबर 16 के हमारे पास 3 पॉइंट हुआ करते थे। सेक्शन 16 क्लॉज 1A, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 16 क्लॉज 3। तो सेक्शन 16 क्लॉज 1A बोलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये वो डिडक्शन थी जो सभी को दी जाती थी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जितनी सैलरी या तो वो डिडक्ट हो जाती थी या मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से आपको डिडक्शन सेक्शन 16(1)A के अंदर मिल जाती थी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 2 की। इसके अंदर बोला जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में। देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल तो किसी भी को हो सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। कितना दिया जाता है, जो भी तीनों में से सबसे कम होगा। सबसे पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, नंबर 2 ₹5,000 एंड नंबर 3 1/5 ऑफ द बेसिक पे या फिर 20% ऑफ द बेसिक पे भी हम इसे बोल सकते हैं। तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतने की हमें मिल जाएगी डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले ये ऊपर सैलरी में ऐड किया जाएगा बिकॉज इट इज गिवन बाय द एम्प्लॉय टू हिज और हर एम्प्लॉय, सो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, देन इट विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16 clause 3 which is about professional tax or employment tax. The concept of professional or employment tax are concerned with the article 276 आर्टिकल 276 के थ्रू भारत के संविधान में ये पावर प्रोफेशनल टैक्स की या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की राज्य सरकारों को दी गई कि वो अपने शहर में, अपने स्टेट में चाहें तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर आप इनकम कमाते हो इस प्रोफेशन से तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम 2,500 रुपए की मिलती है, वो भी तब जब आपने एक्चुअली में पे किया हो। अगर आपका ड्यू है बट नॉट येट पेड, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग अ डिडक्शन, याद रखना। बट अगर वो ड्यू है और आपने पे भी कर दिया तो आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, बट मैक्स टू मैक्स मिलेगी जितना आपने अमाउंट पे किया है, यह ₹2,500। लेकिन एक छोटी सी इसमें एक्सेप्शन ये आ जाती है कि मान लीजिए पिछले 2-3 सालों से आपका प्रोफेशनल टैक्स ड्यू हो रहा है जो कि आपने पे नहीं किया, आपने तीसरे या चौथे साल इकट्ठा अमाउंट पे कर दिया, तो उन सभी के सभी अमाउंट की एक बारी में डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है 2,500 से ऊपर हो जाएगी। तो इस केस में आपकी डिडक्शन 2,500 से ज़्यादा भी हो सकती है। देखे जाए तो उस पर्टिकुलर ईयर में तो 2,500 मिली, बट वो कई सारी ईयर का समअप हो गया, इस वजह से वो 2,500 से ज़्यादा भी आपको मिल जाएगी, ये उसकी एक एक्सेप्शन है। तो हम लोगों ने जब सेक्शन नंबर 15 पढ़ा तो हमने ये जाना कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा सब क्या मान लिया जाएगा, सैलरी मान लिया जाएगा। ड्यू बेसिस, रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। जब सेक्शन 16 पढ़ा तो हमने डिडक्शंस के बारे में पढ़ा। सेक्शन 16(1)(A) किसके लिए था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मैक्सिमम मिलेगी। सेक्शन 16 क्लॉज 2 किसके लिए था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि कितनी मिलेगी, तीनों में से जो सबसे कम होगा। एक्चुअल अमाउंट इज ₹5,000, 1/5 ऑफ बेसिक पे। और तीसरा में पढ़ा प्रोफेशनल टैक्स, जो कि सभी एम्प्लॉयज को मिलेगी जिन्होंने भी पेमेंट की होगी, बट
बट मैक्सिमम 2,500 रुपये मिलेगी। बट अगर एम्प्लॉयर ने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है टैक्स की, तो वो पहले आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। बोलो क्लियर हुई बात? ये सब क्लियर हुई। आज हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 17 के बारे में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह सेक्शन 16 में 3 सब सेक्शंस थे ना, वैसे ही सेक्शन 17 में भी 3 सब सेक्शन है। एक है आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो कि डेफिनेशन देता है सैलरी के बारे में, फिर है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो कि डिफाइन करता है परक्विजिट्स को, फिर आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो कि डिफाइन करता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को। आज का जो हमारा डिस्कशन चलने वाला है वो डिस्कशन चलेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, कि सैलरी का रियल सेंस में मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज की कवरेज का हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1। चलिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, दैट इज मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग कह लो या डेफिनेशन कह लो, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, कि सैलरी को किस तरीके से डिफाइन किया गया। अब हम ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो भी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो चलिए अब हम समझेंगे सैलरी को डिफाइन कैसे किया। सर सैलरी को डिफाइन करने की क्या जरूरत है? सैलरी तो हम अच्छे से जानते हैं। सैलरी का मतलब है कि जब एक एम्प्लॉयर अपनी एक्सपर्टाइज, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से जब कुछ काम करता है, अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करता है, तो उसका एम्प्लॉयर उसके बदले जो कुछ पेमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड बी अ सैलरी। दोस्तों इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसको डिफाइन करना था ना, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी थी कि इस पर डिफरेंट केसेस बनने वाले हैं। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर बोलते हैं कि हमने ये ना देकर, हमने तो इसको घुमा फिरा के दिया, ये हमने नहीं किसी और ने दिया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है सरकारों के ऊपर। तो सरकार ने बाकायदा हर चीज को डिफाइन किया है। तो सैलरी को डिफाइन किया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर। यहाँ पर सैलरी को प्योरली तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सैलरी का, तो पहला हमेशा याद रखना, सैलरी का पहला मीनिंग तो यही होता है कि दो लोगों के बीच में, मतलब दो पर्सन्स के बीच में, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। ये बात एक कॉमन बात है जो हमेशा आएगी, बट मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। रिलेशनशिप होना चाहिए कैसा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा वो सब क्या माना जाएगा? सैलरी माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है, जिसको हम सैलरी कंपोनेंट के अंदर कवर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात आती है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस दे सकता है। क्या दे सकता है? वेजेस दे सकता है। अब ये वेजेस क्या होता है? या फिर वो सैलरी दे सकता है। एक मिनट सर, सैलरी की डेफिनेशन में सैलरी का ही नाम आ जाएगा? हाँ दोस्तों, देखिए वेजेस और सैलरी में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब एक इंसान अपनी जब सर्विसेज देता है और वो सर्विसेज मेंटली कम बट फिजिकली फॉर्म में ज़्यादा होती है, तो उसको जो पेमेंट मिलती है उसको पारिश्रमिक यानी वेजेस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक घर को बनवा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें जो लेबर्स लोग काम कर रहे हैं ना, तो उन लेबर का मैक्सिमम काम फिजिकल नहीं होता, मैक्सिमम काम फिजिकल होता है, मेंटली काम थोड़ा कम करना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम उन्हें पेमेंट देते हैं तो दिहाड़ी बोलते हैं, दैट मींस वेजेस। तो वेजेस जनरली फिजिकल वर्कर्स को मिलता है, बट जब आप दिमाग से काम लेते हो ना, तो आपको जो पेमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड बी अ सैलरी। तो सैलरी में सबसे पहले डिफाइन किया गया दैट इज बी अ वेजेस, की वेजेस क्या होता है। इसके बाद सैलरी के अंदर आता है एन्युटी और पेंशन। एन्युटी और पेंशन। देखिए एन्युटी और पेंशन में क्या फर्क है थोड़ा सा मैं बता दूं। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड पेंशन। पेंशन इज जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी। बट अगर आपने उसको एक मुश्त करवा लिया तो वो आपकी एन्युटी कहलाती है। आपने सोचा कि उसको इंस्टॉलमेंट में ना लेकर हम पूरा एक बार में इकट्ठा ले लें, या फ्यूचर में हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर चीज़ मिली तो भी हम उसको एन्युटी का नाम दे देते हैं। फिलहाल हम इसको आगे जाके बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी सैलरी का पहला कॉम्पोनेंट हो गया वेजेस, दूसरा इसी के साथ लगा हुआ सैलरी हो गया, दूसरा है हमारा कोई भी एन्युटी या फिर कोई भी पेंशन। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं ग्रेचुटी। थर्ड कंपोनेंट क्या आता है? ग्रेचुटी आता है। देखिए क्या होता है, ग्रेचुटी का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एम्प्लॉय की हायरिंग करता है, एम्प्लॉय को 5 साल से ज़्यादा आपकी स्टैब्लिशमेंट में हो चुके हैं और आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो एक सर्टिफाइड एस्टैब्लिशमेंट है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर उन्हें एक टर्म काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो जिस वक्त वो रिटायर होंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट उन्हें पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बी अ ग्रेचुटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी। अब क्योंकि ग्रेचुटी एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी बिकॉज इट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय, दैट्स व्हाई इट विल बी कवर्ड अंडर द सैलरी हेड, राइट? सो वेजेस एंड सैलरीज आर ट्रीटेड एज अ सैलरीज।
एनुटी और पेंशन आर ट्रीटेड एज अ सैलरी, इवन ग्रेचुटी आर ट्रीटेड एज अ सैलरी। बोलो क्लियर है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट इज दैट इज एनी फीस कमीशन, एनी फीस कमीशन। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको ये बताया भी था कि फीस और कमीशन क्या होता है, इवन बोनस के बारे में बताया था। एनी फीस कमीशन या फिर एनी फीस या कमीशन, और आपका हो गया परक्यूजिट्स वगैरह। वैसे मैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में लिखूंगा परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स, ठीक है, परक्यूजिट्स। अच्छा, फीस और कमीशन क्या होता है पहले ये बताइए। देखिए, फीस और कमीशन का मतलब होता है जब आपका जो जॉब है ना वो टारगेट बेस्ड जॉब है, आपकी मंथली सैलरी आपको नहीं मिलती है, टारगेट बेस्ड जॉब है। आप जितना सेल्स करेंगे उसके बदले आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ योर सेल्स मिलेगी, दैट मीन्स कमीशन। कुछ लोग इसको फीस का भी नाम दे देते हैं कि इतनी हमारी फीस है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है परक्यूजिट। परक्यूजिट के बाद आता है, परक्यूजिट के साथ साथ आ जाएगा आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। वैसे हम इसको सेक्शन नंबर, ये जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है ना, इसके लिए डेडिकेटेड सेक्शन यूज किया गया है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत अभी हिंट दूंगा। देखिए, परक्यूजिट आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई था, कई सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। तो परक्यूजिट का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं देता है, तो जो सुविधाएं वो दे रहा है वो मानी जाएगी सैलरी एज पर द सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। बात करते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज। देखिए क्या होता है कि जस्ट मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। होता यह है कि कभी कभी कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं जो रिक्रूटमेंट रियलिटी में होती ही नहीं है, या गवर्नमेंट का कोई एक प्लान आया, उस प्लान के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस पर्टिकुलर टास्क को करने वाले वर्कर्स की जो सैलरी है वो रेट्रोस्पेक्टिव से बढ़ाई जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव समझ लो, पीछे से बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में जो पीछे से बढ़ी हुई सैलरी आपको मिल रही है वो आपकी कहलाती है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। हम सेक्शन 17(3) में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये जान लो कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड परक्यूजिट बोथ आर पार्ट एज अ सैलरी, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरीज, ठीक है। ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपका आ सकता है अलाउंसेस। जो अलाउंसेस है वो भी आपका क्या है, सैलरी का पार्ट है। अलाउंसेस आप जानते हैं जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में कुछ सुविधाएं देता है तो उसे क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। फिर 7th नंबर पर आपका आता है कोई भी एडवांस ऑफ सैलरी, एनी एडवांस ऑफ सैलरीज, एनी एडवांस ऑफ सैलरी। ये एडवांस ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लेना, और एक होता है लोन के अगेंस्ट में एडवांस लेना या कोलेट्रल के अगेंस्ट में एडवांस लेना। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, वो मालिक के पास जाते हैं और मालिक को बोलते हैं मालिक हमें कुछ पैसा एडवांस में दे दो, यानी अभी हमने काम नहीं किया बट अभी उसकी सैलरी हमें अभी से दे दो क्योंकि घर में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ डिडक्ट करता रहेगा, सो दैट उसने जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए वो अमाउंट क्या होता रहेगा, रिकवर होता रहेगा। तो देखा जाए तो बेसिकली उसने सैलरी तो आपको पहले ही दे दी ना एडवांस में, तो जो एडवांस सैलरी है ना इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। एडवांस सैलरी इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो एडवांस सैलरी क्या बनेगा, आपकी सैलरी का एक पार्ट बन जाएगा। इसके बाद 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट आपका एनी पेमेंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड, एनी पेमेंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड, इन रिस्पेक्ट of any period of leave not availed by him, not availed by him, नॉट अवेल्ड बाय हिम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉयर्स ने डिसाइड कर रखा होता है कि एम्प्लॉय को हफ्ते में हमें छुट्टी देनी है। जैसे महीने की बात करें तो महीने में क्या होता है वो सैटरडे संडे ऑफ कर देते हैं, इसके अलावा एक कैजुअल लीव दे देते हैं। अगर हम अपना एजम्पशन लेकर चलें तो हमारे यहाँ पर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ऑन एन एवरेज कभी 4.5 भी हो जाते हैं। 4 हफ्ते भी अगर मैं मान के चलता हूँ तो कितनी छुट्टियाँ हो गई, 8 छुट्टी तो सैटरडे संडे की हो गई और एक कैजुअल लीव हो गई, तो कितना होगा 9 हॉलीडेज हो गए। साल में कितने महीने हो गए, 12 महीने, तो 12 × 9 कर दो, यानी 109 दिन की तो तुम्हारी छुट्टियाँ रहेंगी। साल में 365 दिन में 109 दिन की छुट्टी है।
कई सारे ऐसे चिरांद टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। सर क्या बोला आपने? चिरांद। चिरांद इन द सेंस कि जो ज़्यादा एचआर के पीछे लगे पड़े रहते हैं, मालिक को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सैटरडे संडे भी ऑफिस को खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं, हमें तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है और हम कंपनी के लिए मेहनत करेंगे। तो एम्प्लॉयर को लगता है भाई ये तो कितना अच्छा इंसान है, सैटरडे संडे छुट्टी, लेकिन ये फिर भी छुट्टियां नहीं ले रहा है, ये फिर भी देखो ऑफिस में आके काम कर रहा है। ये इंसान इतना चंट इंसान है, जिस दिन रिटायर होगा उस दिन पता है क्या बोलेगा? उस दिन बोलेगा ऐसा है सर, देखो सैटरडे संडे में आता था, कैजुअल लीव मैंने कभी ली नहीं, अगर लिए तो थोड़ी बहुत लिए, आप एक साल में कैजुअल लीव 12 देते थे, मैंने सिर्फ 2 ली, तो 10 बची हुई हैं। तो उन 10 दिन जो मैंने काम किया, सैटरडे संडे जो मैंने काम किया, प्लीज़ मुझे उस काम का पेमेंट कर दो। यानी लीव इनकैशमेंट। लीव का मतलब होता है जो तुम्हें छुट्टियां अलॉट की गई ना, तुमने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, दैट मीन्स लीव इनकैशमेंट। उसी को क्या कहा जाता है? लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। समझ रही बात? तो वो लीव इनकैशमेंट जब आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, एम्प्लॉय को देता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था सेक्शन नंबर 15 के अंदर कि एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, किसी भी फॉर्म में देगा, वो सैलरी माना जाएगा। तो लीव सैलरी इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो कोई भी पेमेंट जो रिसीव हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, कोई भी ऐसी पेमेंट जो उसको रिसीव हुई जो उसने छुट्टियां कभी अवेल ही नहीं की, बट उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। तो मैं इसको और करके लिख भी देता हूं, लीव इन कैशमेंट। सो लीव इनकैशमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। एंड 9th इज प्रोविडेंट फंड। 9th इज योर प्रोविडेंट फंड। देखिए दोस्तों, जो प्रोविडेंट फंड की बात यहाँ पर बोली गई है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट वेयर इट्स अ फंड इन विच देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और जब वो रिटायर होगा तो इसका सारा पैसा एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा उसके वेलफेयर फंड के लिए। आ रही बात सुने? तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमने पढ़ा था कि पेंशन फंड 4 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। एक होता है आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि प्राइवेट एम्प्लॉय को दिया जाता है, और ये असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड सारी टर्म्स एंड कंडीशन और सारी की सारी बातों को फुलफिल करता है, इसलिए। फिर तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये वो प्रोविडेंट फंड है जिसमें असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इस फंड को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बिकॉज वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, जिसमें भी प्राइवेट एम्प्लॉय आता है। चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कोई आपका एम्प्लॉय नहीं होता, आप बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बैंक में जाके बकायदा खाता खुलवाते हो और अपने पैसों को वहां पर कंट्रीब्यूट करते हो, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो 4 प्रोविडेंट फंड हो गए। कौन कौन से बताओ एक बार नाम बोलो, जल्दी बोलो। एक हो गया आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक हो गया PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। समझ रही बात? मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात नहीं करूंगा, बिकॉज उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है ना, उसमें तो एम्प्लॉयर का वैसे ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की भी बात नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है सैलरी की क्लास नंबर 2 थी, जिसमें मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था, ठीक है, क्लास नंबर 2। और अगर आप वैसे देखोगे तो आई थिंक क्लास नंबर 20 थी वो, ठीक है, 20 थी। तो उसमें पढ़ाया था कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है ना, तो उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है वो जब उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है तो वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। जब वो एग्जम्प्ट है तो क्या वो सैलरी का पार्ट बनेगा? इट मीन्स कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया, जब वो टैक्सेबल ही नहीं है, वो पूरा एग्जम्प्ट कर दिया गया। सो हाउ कैन यू से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी? Because once you said it's a part of salary, it means there is a taxability. It means it will be taxable. But जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको क्लियर कट बताया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूट पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता है। तो क्योंकि वो पार्ट एग्जम्प्ट होता है तो इस वजह से वो सैलरी का पार्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, वो सैलरी का पार्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब किसकी बात कर रहे हो? अब बच्चे एक रिकॉग्नाइज, एक बच्चा अनरिकॉग्नाइज। तो मैं अनरिकॉग्नाइज की तो बात वैसे नहीं करूँ क्योंकि एओ ने यानी असेसिंग ऑफिसर ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मैं जब भी पीएफ की बात करूंगा तो मेरा फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर होगा। और आपको मैंने बताया था कि आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर अगर 12% से ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, कितना बताइए? 12% से ज्यादा यदि वो कंट्रीब्यूट करता है तो ऐसे में हम उसको सैलरी ट्रीट कर लेते हैं, और 12 से कम कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसे सैलरी ट्रीट नहीं करते हैं। आप प्लीज इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉयर
ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 12% से ज़्यादा, तो ही वो सैलरी का पार्ट यहाँ पर माना जाएगा, अदरवाइज वो सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। समझ रही बात? तो यहाँ पर जो मैं पीएफ की बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सा वाला पीएफ आ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, वो भी कितना परसेंट से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा। अगर 12 से ज़्यादा होगा तो वो तुम्हारा सैलरी ट्रीट किया जाएगा। सर मान लीजिए अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने सिर्फ 10% डाला, तो क्या वो सैलरी का पार्ट हुआ? आंसर इज नो, वो सैलरी का पार्ट नहीं, वो एग्जम्प्ट है। यानी अप टू 12% तक वो एग्जम्प्ट है। एक्सेस ओवर इट इज ट्रीटेड एज अ सैलरी एंड इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है सर, तो आपको पीएफ का पॉइंट समझ आया। तो जब मैं पीएफ की बात करूंगा ना, प्रोविडेंट फंड की बात करूंगा, तो मेरा जो पूरा फोकस होगा दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोविडेंट फंड, और वो भी कौन सा वाला, रिकॉग्नाइज वाला। तो मैं लिख देता हूँ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड इन द एक्सेस ऑफ 12% contribution by the employer। अगर एम्प्लॉयर की साइड से 12% से ज्यादा एक्सेस कंट्रीब्यूट किया गया है तो इट वुड बी ट्रीटेड एज योर सैलरी, राइट। बट 12% से कम है तो ये आपकी सैलरी नहीं माने जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ मैं इसीलिए तो बोलता हूँ दोस्तों कि क्लासेस को अगर आप सीक्वेंस वाइज अच्छे से देखोगे ना तो हर अगली क्लास आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। भाई ये इनकम टैक्स है, ये कोई थ्योरी का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपने कोई क्लास स्किप भी कर दिया, कम भी पढ़ी तो नेक्स्ट क्लास समझ आ जाएगी। हर एक क्लास पिछली क्लास पर डिपेंडेंट होता है और अगली क्लास के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट होता है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझा करो। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि हाँ बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे, प्रॉपर वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, स्किप करके किसी भी वीडियो के ऊपर आ जाएंगे, तो आई एम डैम श्योर कि सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान दें, पिछली क्लासेस को अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करके ही इसको देखा करो। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट नंबर 9। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 की। अभी पॉइंट नंबर 10 क्या है? तो पॉइंट नंबर 10 हमारा बोलता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय, पूरा लिखता हूं, कंट्रीब्यूशन मेड बाय central government, contribution made by central government in the previous year to the Agniveer Corpus Fund, Agniveer Corpus Fund account, Agniveer Corpus Fund account of an individual enrolled in the Agnipath scheme, referred to the section 80 CCH। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी लिख दी मैंने थोड़ी सी, सेक्शन 80 CCH। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए आपने शायद अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना ही होगा। ये अग्निपथ स्कीम क्या है? बेसिकली यहाँ पर ना गवर्नमेंट का मेन मोटिव था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। तो इसमें फंडा ये था, गवर्नमेंट को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एनरोलमेंट चाहिए था। अब देखो क्या होता है कि आर्मी में, नेवी में या एयर फोर्स में जब सिलेक्शन किया जाता है तो वो एनडीए प्रोसेस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट यहाँ पर होते हैं। उसमें क्या होता है, बाकायदा आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अरे ट्रेनिंग से पहले तो आपका पूरा एग्जाम होता है, मेडिकल वगैरह कई सारी चीज़ होती हैं, तब आप उसमें सेलेक्ट किए जाते हो। और जब सेलेक्ट होते हो तो परमानेंटली आप सेलेक्ट हो जाते हो वहाँ पर। बट क्या होता है कि अगर इसमें परमानेंट हम एम्प्लॉय रखें, दोस्तों प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अगर हमने परमानेंट एम्प्लॉयज़ रखे तो उनको सैलरी बड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर उनको पेंशन पता नहीं कितनी चीज़ें देनी पड़ती हैं, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग के हिसाब से उसको सैलरी वैल्यू पे करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का ना एक्सपेंडिचर बहुत होता है। तो गवर्नमेंट ने एक नई तरकीब निकाली, गवर्नमेंट का एक काम करते हैं, इस एक्सपेंडिचर को कम करते हैं।
थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर देते हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ को प्राइवेटाइज कर दो। प्राइवेटाइज इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ जो जूनियर लेवल की जो रैंक्स है ना, या जहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं या जहाँ फ्रंट जॉब्स होती हैं, उन जगहों पर हम रिक्रूटमेंट्स करेंगे उन बच्चों की जिनकी एज 17.5 साल की है से लेकर 21 साल तक की। 17.5 साल से लेकर 21 साल की एज के अंदर जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर वो आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया और डिफेंस है, अगर वो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं एक छोटा सा प्री मेडिकल एग्जाम देकर। और इस एग्जाम को देने के बाद उनकी जॉब फिक्स हो जाएगी 3 to 4 ईयर तक के लिए। फिर 3 से 4 साल के बाद उनको वहां से हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि वो परमानेंट सिलेक्शन से नहीं आए हैं, उनको हमने शॉर्ट टर्म जॉब दे दी है। अब शॉर्ट टर्म जब जॉब दिए तो ऐसे में जो जॉब होल्डर है उसको नाम दिया गया अग्निवीर। क्या नाम दिया गया? अग्निवीर। और इस स्कीम को नाम क्या दिया? अग्निवीर योद्धा स्कीम। आ रही भी बात समझ में? तो ऐसे में उनकी सैलरी डिसाइड की गई 30,000 रुपये। उसके बाद जब वो अपने 2 साल का एक्सपीरियंस होने लगेगा तो उनकी सैलरी बढ़ के हो रहेगी 40,000। मतलब 30 से लेकर 40,000 तक की उनकी सैलरी रहेगी। और उनको जो सैलरी दी जाएगी उसका 30% पार्ट गवर्नमेंट कट कर लेगी, एक फंड में डाल देगी। और जब आप जाओगे छोड़कर तब उस फंड का इकट्ठा पैसा आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक अग्निवीर है जिसकी सैलरी स्टार्टिंग में 30,000 रुपये और मान लो 2 साल तक उसकी सैलरी 30,000 थी, यानी 1 साल के अंदर अग्निवीर को जो पैसे मिले वो मिले 3,60,000। फर्स्ट ईयर इतने मिले। फिर अग्निवीर को सेकेंड ईयर भी कितने मिलेंगे? 3,60,000 मिलेंगे। अब मैं एज्यूम करता हूँ सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी, 40 के आसपास। मैं कहता हूँ हाईएस्ट सैलरी मान लो 40,000। यानी थर्ड ईयर जब अग्निवीर को 40,000 रुपये दिए जाएंगे तो पूरे साल के कितने हुए? 4,80,000 रुपये। इसके बाद फोर्थ ईयर भी उसको कितने मिलेंगे? 40,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जो गैप है ना वो 30 से 40 का है, मतलब जो आपकी सैलरी की रेंज है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4,80,000 रुपये। इसका मतलब 4 सालों में उस अग्निवीर को जो पेमेंट की जाएगी वो टोटल की जाएगी 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 4,80,000, यानी पेमेंट की जाएगी 16,80,000 रुपये। और जब पेमेंट की जाएगी ना तो उसको 30,000 पूरे नहीं मिलेंगे, 30,000 का 30% काट लिया जाएगा, वो उसके एक फंड में डाला जाएगा। और जब वो 4 साल का जॉब छोड़ के आएगा तब उसे वो चीज़ दे दी जाएगी। तो मैं डायरेक्टली 16,80,000 का ना 30% निकाल लेता हूँ। यानी उस अग्निवीर को जो पेमेंट की जाएगी वो 5,04,000 को छोड़ के पेमेंट की जाएगी। मतलब ऑन द इन हैंड उसको जो दिया जाएगा वो 11,76,000 दिया जाएगा, 76,000। ये पैसा उसका एक फंड में डाल दिया जाएगा। जब वो 4 साल के बाद रिटायर होगा ना, रिटायर के मतलब उसे हटा दिया जाएगा, तो उसको 5,04,000 रुपये दे दिए जाएंगे। तो उससे वो अपनी बची हुई लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। बची हुई लाइफ को क्या जी पाएगा? मतलब वो सोच पाएगा मुझे और क्या करना है। इस स्कीम को सरकार ने लॉन्च किया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सिर्फ 4 साल। सरकार कहती है यस 4 साल भी हमने आपको बहुत बता दिए, वो भी इसलिए क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे, बट फिर भी हमने आपको वो जॉब दी सो दैट आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुली जॉब ले पाओ, कि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है। 4 साल के बाद आपको गवर्नमेंट की साइड से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको ये पैसा वैसा मिल जाएगा, मार्केट में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, हाँ भाई ये बंदा आर्मी के अंदर जॉब कर चुका है। और उन बच्चों में से जो सेलेक्ट हुए ना उसमें से 25% बच्चों को हम एग्जाम वगैरह देकर, मेडिकल फिटनेस वगैरह दिलवाकर हम उनको परमानेंट जॉब दे देंगे। सिर्फ 25%, बाकी 75% को हम घर वापस भेज देंगे। तो ये पूरी स्कीम थी अग्निपथ स्कीम। देखा जाए तो दोनों सिक्के को पहलू देखोगे तो यस कुछ अच्छा भी है तो कुछ खराब भी है कि बच्चे 75% का क्या हुआ। खैर हमारा वो चुनावी मुद्दा नहीं है ना, हम इस पर कोई बहस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम टैक्स पढ़ रहे हैं। टैक्स के हिसाब से मुझे आपको स्कीम समझानी चाहिए अग्निपथ स्कीम क्या होता है। और वैसे भी हर स्कीम के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, उस पर छोड़ दो बहस। मुझे ये बताइए, अब ये अग्निपथ स्कीम है ना, तो होता ये है कि जो अग्निवीर है यानी जो वो पर्सन है अग्निवीर, वो जो पर्सन योद्धा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इस योद्धा के लिए एक फंड क्रिएट करेगी, एक गुल्लक बनाइए। तो उसके अंदर अग्निवीर अपनी सैलरी का भी कंट्रीब्यूट करेगा पार्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके नाम का भी कंट्रीब्यूट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके नाम का क्या करेगी? कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये कहा गया कि जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे इस फंड में डालेगा, और इस फंड का नाम है आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो इसमें अग्निवीर जो पैसा डालेगा इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा डाला, क्योंकि जॉब सेंट्रली गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पैसा डाला, देखा जाए तो सेक्शन नंबर 15 ट्रैक नहीं हो रहा,
एकदम से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा डाला, सेक्शन नंबर 15 की प्रकाश डालो, चलो प्रकाश डालो सेक्शन 15 की। सर ये क्या कर रहे हो? अरे टॉर्च जला रहा हूं भाई, टॉर्च जलाओ, प्रकाश डालो। सर डल तो रही नहीं है। अरे सुन, समझ लो यार, इसमें प्रकाश डाल रहा हूं, ठीक है। प्रकाश क्यों डाल रहा हूं सर? सेक्शन नंबर 15 इसमें लग गया। सेक्शन नंबर 15 क्यों लग गया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैश हो या परक्यूजिटर, क्या मान ली जाएगी? बोलो बोलो, सैलरी मान ली जाएगी। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि सेक्शन नंबर 15 ट्रैक्ट हो गया। और क्या, मैं यही तो चाहता हूं कि जब कोई एग्जांपल कराया जाए आप उस चीज को विजुलाइज करो, सेक्शंस के अंदर घुस जाओ, ताकि आप उसकी सही इंटरप्रिटेशन कर पाओ। जिन लोगों ने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा वो समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 15 ये बोलता है कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हारे नाम पे कोई पेमेंट की है, तुमको कोई सुविधा दी है, या तुम्हारे नाम पे कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। और अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? मीनिंग ऑफ सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या आता है? जो अग्निपथ कॉर्पस फंड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा डाला जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अरे कुछ आया समझ में? यस सर, आप बिल्कुल समझ आया। दोस्तों इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने वो चीज़ भी बताई जो इकोनॉमिक्स में बताई जाती है, ताकि आप चीज़ को थोड़ा डिटेल वाइज समझ पाओ। क्योंकि वी आर अकाउंटेंट्स ना, सामने वाला जब हमारे पास कोई अग्निवीर स्कीम वाला आएगा अपनी ITR भरवाने के लिए, तो हम उससे क्या पूछेंगे? भाई पहले ना मैं एक सी हूँ, बट पहले ना मुझे समझा दी अग्निवीर स्कीम क्या होती है, पहले तो मुझे समझाओ, फिर मैं सोचूंगा, जानूंगा, परखूंगा, पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे, फिर उसको बोलूंगा तुम 7 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। तो वो भाई तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए अपने क्लाइंट को अपने पास बनाए रखने के लिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, खासतौर पर क्लाइंट के बिजनेस वगैरह की तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टेंशन मतलब जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी सारी चीज़ बताता रहूँगा। और जो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ उनको ध्यान से देखा करो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं बहुत सारी टैक्स सेविंग टिप्स लेकर आता हूँ, उससे चीज़ें दिमाग आपका शार्प होगा। और जितनी भी मैं रिलीज करता हूँ वीडियोस उनको ध्यान से देखा करो, खासतौर पर शॉर्ट्स को, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। इससे आपका दिमाग शार्प होगा और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आता हूँ उसके अंदर, ठीक है। बाकी आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि अगला शॉर्ट में किस वीडियो के लिए बनाऊँ, तो आप मुझे टॉपिक दे दिया करो, मैं उस पर अच्छे से रिसर्च करके उसको आपको टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया करूँगा, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में पता होगा हर चीज़ की, 4 साल की रिक्रूटमेंट है, 17.5 साल से लेकर 21 साल की एज के इसमें लोग रखे जाएंगे, तो आप उनको एक अच्छी कंसल्टेंसी दे पाओगे ना, उनको एक अच्छा टैक्स सेविंग टिप्स दे पाओगे। अब आपको यही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अग्निवीर के लिए अग्नि कॉर्पस फंड में पैसा डालती है तो वो सैलरी का पार्ट है या नहीं है? तुम तो उसकी गलत ITR भर दोगे, गलत इनकम टैक्स रिटर्न भर दोगे, उसकी गलत टैक्सेबिलिटी चलेगी, तो अल्टीमेटली उंगली तो तुम्हारे ऊपर उठेगी ना, क्लाइंट उठाएगा अलग, गवर्नमेंट उठाएगी अलग, तो इससे आपकी इमेज खराब होगी। वी आर प्रोफेशनल्स, हमें अपनी इमेज को बहुत अच्छे से बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। तो ये कहा गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके कॉर्पस फंड में पैसा डालता है ना, तो जब इसकी सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो GTI निकाली जाती है। आपको पता है ना GTI कैसे निकालते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और आपका PGP अदर सोर्स को जोड़ के GTI आती है। फिर उसमें हम ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, लेस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। इसके बाद आता है हमारा टोटल हेड, मतलब पहले टोटल ऑफ हेड इनकम आता है, फिर GTI आता है, फिर लेस करते हैं डिडक्शन। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे उसमें कॉर्पस फंड में पैसा डाला है ना, तुम्हें उतने पार्ट की मिल जाएगी डिडक्शन सेक्शन 80 CCH के अंदर। किसमें मिलेगी बताओ? सेक्शन 80 CCH के अंदर। मैं डिडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी से दिमाग में डाल रहा हूँ, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बड़े बच्चे बनते जा रहे हो, बड़े होते जा रहे हो इनकम टैक्स में, तो अभी से ना बड़ी बड़ी चीज़ें जानना शुरू कर दो। ये नहीं कि जब चैप्टर आएगा तभी पढ़ेंगे, उसका कोई रिलेवेंस आ रहा है अभी उसके बारे में जस्ट गो थ्रू बोलो, वहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे इस फंड में पैसा डाला ना, उसकी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। पहले वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, पहले वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, फिर नीचे आपको डिडक्शन मिलेगी। सर एक बात बताइए, क्या आपको आप इसके लिए एलिजिबल हो? भाई मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पता है क्यों? ना आप लोग अभी एलिजिबल हो, बिकॉज आप अग्निवीर नहीं हो। ये सिर्फ अग्निवीर इसके लिए कि अग्निवीर की जब सैलरी की कंपटीशन करेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके फंड में अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो पैसा डाला है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सैलरी एज पर द सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। 17 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर अग्निवीर को कोई पेमेंट की जा रही है, इट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, वो भी उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की उसको मिल जाएगी डिडक्शन 80 CCH के अंदर। तो क्या सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉर्पस फंड में डाला है, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी बिकॉज इट फॉलोड कंडीशन नंबर 15।
कि वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉय टू हिज और हर एम्प्लॉय आर चार्जेबल अंडर ऑफ सैलरी। बिल्कुल सही कहा। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो अब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना, एक एक लाइन आपको समझ आएगी। इसी लाइन की वजह से ये पूरा डिस्कशन मैंने किया था आपके साथ। पढ़िए, contribution made by central government in the previous year to the Agniveer Corpus Fund account of an individual enrolled in Agnipath scheme referred to the section, it is CCH। लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, अग्निपथ स्कीम कोई सेंट्रली स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रीवियस ईयर में, किस फंड में? अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट के अंदर। तो इंडिविजुअल जिसने एनरोल किया हुआ है अग्निपथ स्कीम के अंदर, उसके लिए इसकी डिडक्शन CCH में मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन से पहले वो उसकी सैलरी के अंदर काउंट किया जाएगा। पहले उस सैलरी में ऐड करेंगे, फिर नीचे उसके GTI के बाद CCH में उसको क्या दे दी जाएगी? डिडक्शंस दे दी जाएंगी। क्या दे दी जाएंगी? डिडक्शंस। पहले वो तुम्हारा क्या बना? पार्ट ऑफ सैलरी। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला, सबसे पहले ये बनेगा इट्स सैलरी, सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो सर ये आप पूरी सैलरी को डिफाइन करो। यस। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बोला था? सर सैलरी को डिफाइन करने की क्या जरूरत है, सीधा बोल दो ना, जो बेसिक पे होता है वही सैलरी होता है। दोस्तों अगर ऐसा होता तो इतनी सब चीज़ों के ऊपर केस नहीं बन जाता गवर्नमेंट के पास। अलग अलग दलीलें दी जाती हैं, ये सैलरी नहीं वो सैलरी नहीं। तो गवर्नमेंट ने हर चीज़ को इसीलिए डिफाइन किया। देखो गवर्नमेंट को पता है वी आर इंडियंस, हमको तो एक पॉइंट भी मिल जाए हम तो वहाँ से भी काम चला लेते हैं। आपने देखा है हम इंडियंस लोगों की खास बात, स्पीड ब्रेकर होता है, लेकिन हम अपनी गाड़ी और बाइक को उस जगह ले जाते हैं, उस पहिए को उस जगह ले जाते हैं जो बिल्कुल कोने में इतनी सी जगह होगी, पैन जितनी, उतने में से टायर ले जाएंगे। पता नहीं ऊपर से जाने में टायर घिस जाएंगे, क्या हो जाएंगे। बट वी आर इंडियंस, हमें थोड़ी सी जगह मिल गई, हम तो वहाँ से भी कर देंगे। तो वही चीज़ टैक्स के अंदर है भाई। गवर्नमेंट को पता है ये लोग इंडियंस है, ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना के इधर उधर से करके अपनी इनकम को बचाने की कोशिश करेंगे। तो जो लॉ मेकर है वो भी तो इंडियन ही है ना, और उसको तो काम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो वो उसने हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के बनाया है। ठीक है, अब आप ये लगा लो अंदाज़ा कि इतना बनाने के बावजूद भी ना हम इंडियंस लोग, खासतौर पे CA लोग, बाज नहीं आते, कहीं ना कहीं से तगड़बाजी बना के सैलरी तुम्हारी कमी करवा देते हैं। ठीक है, बट वो बात अलग है, अभी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हम तो क्या बोलेंगे कि भाई जो भी होता है सब बढ़िया होता है, हम कुछ गलत काम नहीं करते, बोलो राधे राधे। ठीक है, आओ चलिए अब आगे चलते हैं। सर हमें इसे नोट करना था, आपने इंटरप्ट क्यों कर दिया? अरे भाई एग्जाम्पल है, इसको नोट नहीं, जो चीज़ें नोट करने वाली होती है मैं खुद उसे छोड़ देता हूँ और नोट्स में भी दे देता हूँ। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ नहीं थी। तो ये 10 चीज़ें, सर क्या ये 10 ही सैलरी है? नो 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 नो, एक पॉइंट और है, उस पर तो बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है, उस अकेले एक पॉइंट के ऊपर। सर इतना बड़ा वो पॉइंट है? यस सर, इतना बड़ा वो पॉइंट है, उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कशन करते हैं। 10th पॉइंट ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ 11th पॉइंट इधर लिख देता हूँ। ठीक है, या कहाँ लिखूँ मैं बताओ? सर एक काम करिए ना, आप 11th पॉइंट जो है वो यहीं पर शॉर्ट में लिख दो, उसके बाद उसकी डिटेल वहाँ पर बता देना। चलो ठीक है, मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर वहाँ पर मैं उसको पूरा समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 11 के ऊपर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 11। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 क्या है? पॉइंट नंबर 11 ये बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर आप एक बात बताइए, अभी आप नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? अरे दोस्तों मैं यहाँ नीचे बैठा हुआ था, थोड़ा बोर्ड नीचे है ना, मैं ऐसे करके लिखूंगा तो राइटिंग अच्छी है, तो मैं नीचे बैठ गया था, कहीं गायब नहीं हुआ, आपको सिर्फ मेरा हाथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, जाऊं बाय। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी, सर एक बात तो है, आप फनी तो बहुत ज्यादा हो। अरे मुझसे ज्यादा फनी तो आप लोग हो। सर हाउ डू यू नो? बस आई नो। इन द, सर बोलते बहुत ज्यादा हो आप, कोई बात नहीं सह लो। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं डबल ई, एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन, अंडर अ पेंशन स्कीम, under a pension scheme referred in section 80 CCD। तो अब बात करते हैं अपने पास इस वाले पॉइंट को लेकर जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ
एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन डी सी सी डी। मैं इस वाले पॉइंट की बात करने के लिए जा रहा हूँ, यानी सेक्शन डी सी सी डी की बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि सर जो सेक्शन डी सी सी डी है इसका लिंक तो सेक्शन डी सी सी टी यू में होने वाला है, बट आप यहाँ सैलरी चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज जो कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड के अंदर एम्प्लॉयर का है वो सेक्शन 15 की ओर अट्रैक्ट होता है और बोलता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा तो वो सैलरी हेड में जाएगा। तो जो पेंशन फंड में पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है वो तो आपके सैलरी हेड के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं उसी की बात करने के लिए आ रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर ना आपको उसका फुल फ्लैट चार्ट बना के दिखाता हूँ, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप और इन्हांस हो जाएगी। चलें शुरू करें। चलिए सर एक बार प्लीज़ शुरू करिए। तो देखिए, बात को ध्यान से समझना हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं और कई सारे डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सो दैट वो अपने काम के अंदर फोकस कर पाए। तो हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो वही है ना जो हर साल बजट निकालती है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो हमारे सी फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनसे इन दो फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से और कॉर्पोरेट मिनिस्टर से, इनसे हमारे ताल्लुकात ज़्यादा रहेंगे। मतलब इन मिनिस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ना एक संस्था आती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आती है जिसका नाम है पेंशन फंड। पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, देश में जितने भी पेंशन स्कीम्स है ना, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज बना रही हो या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो, उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस तरह आपने सुना होगा जैसे LICs है, तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो तो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? IRD का है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कल को कोई केस अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है तो आप कहाँ जाएंगे अपने पास? आप सेबी के पास जाएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो सरकार ने एक बकायदा एक्ट पास करके इनको बनाया है, सो दैट उस पर्टिकुलर फील्ड को ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो PF के रिगार्डिंग अगर कोई भी मैटर उठता है, कोई डिस्प्यूट उठता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह का काम आता है, तो कौन काम करता है? PF रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रोविडेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ 2004 से पहले। पहली बात ये जानो पेंशन क्या होता है। देखिए, पहले 2004 से पहले पेंशन का मतलब ये होता था, मतलब सर पेंशन की डेफिनेशन बदल गई है। हाँ दोस्तों, डेफिनेशन क्या, पूरा पेंशन का स्कीम ही बदल दिया है गवर्नमेंट ने। 2004 से पहले जब भी कोई इंसान रिटायर होता था गवर्नमेंट जॉब से, जब भी वो रिटायर होता था तो उसके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती थी कि वो उसकी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट उसको हर महीने पे करता रहेगा एज अ सैलरी, एज अ पेंशन। बोलो बात समझ आई? भले ही वो काम करे ना करे, ऑब्वियस सी बात है, रिटायरमेंट के बाद काम कौन करेगा उस जगह पर। तो वहाँ से रिटायर हो गया और उसको मंथली क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। ये जो पेंशन है ना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा इससे सरकार के ऊपर डेट के बर्डन ज़्यादा हो रहे हैं, उधारी के बर्डन ज़्यादा हो रहे हैं। सर गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, इससे सरकार की उधारी का क्या लिंक है? सुनिए मेरी बात। अब एक बात समझिए कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके पास पूरे देश का पैसा है, उस पैसे को आपको एलोकेट करना है। पता चलता है कि कई सारे लोग एक साल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब से तकरीबन 4 लाख लोग रिटायर हो रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि एक साल में भी 4 लाख लोग इकट्ठे रिटायर हो रहे हैं। जब वो रिटायर होंगे तो वो काम तो करेंगे नहीं। आप काम नहीं करेंगे बट हमें मुफ्त की उन्हें सैलरी तो देनी पड़ेगी ना एज अ पेंशन के नाम पे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहीं से बोरो करेगी ताकि वो उन लोगों को पेंशन दे पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो पेंशन हमारे लिए टेंशन बन चुकी है, ये लोग एक तो काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम इनको पेंशन और दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो अब जो होना था सो हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब 2004 के बाद से जो पेंशन स्कीम है हम इसको भी बदल देंगे। हम ऐसा करेंगे कि जिस वक्त जॉब लगती है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारी सैलरी का एक परसेंटेज अमाउंट जो है वो PF अकाउंट में जाएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं, पेंशन फंड अकाउंट में जाएगा।
किस में जाएगा, पेंशन फंड अकाउंट में जाएगा, और उतना ही पैसा तुम्हारा जो दफ्तर है यानी एम्प्लॉयर है वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें पैसा पूल के अंदर जाता रहेगा। जिस दिन तुम रिटायर होगे तो उस पूल में रखा हुआ पैसा जो एम्प्लॉयर ने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया प्लस जो ब्याज होगा उसका अमाउंट तुम्हें एन्युटी के बेस पर थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें दे दिया जाएगा। तो इससे तुम्हारा रिटायरमेंट जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, और जो सरकार के ऊपर टेंशन थी पेंशन की वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले सरकार को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा था, और अब की बार क्या है कि आधा पैसा एम्प्लॉय ने पहले ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आधा पैसा एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है। तो सरकार का जो डेट प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। तो 2004 के बाद जो पुरानी वाली स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके अंदर जो आर्मी पर्सनल के लोग हैं उनको तो रखा गया है, बट बाकी सबको कन्वर्ट कर दिया गया है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। 2004 से पहले नेशनल पेंशन स्कीम नहीं होती थी, वो पुरानी वाली स्कीम होती थी। 2004 के बाद सरकार ने इस चीज को चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, ठीक है। तो यानी इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या बोला गया कि भाई हम एक गुल्लक बनाएंगे, उसमें एम्प्लॉय भी पैसा डालेगा, एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा, और जो पूल के अंदर पैसा इकट्ठा होगा वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त पेंशन के तौर पे देते रहेंगे हर महीने। तो इससे गवर्नमेंट का डेट बर्डन कम हो गया। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब उस गुल्लक के अंदर एम्प्लॉयर को भी डालना है और एम्प्लॉय को भी डालना है, उस गुल्लक के अंदर एम्प्लॉयर को भी डालना है और एम्प्लॉय को भी उस गुल्लक में पैसा कंट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जब हम पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन नंबर 80 CCD। ओके सर, ओके, अब हमें समझ आ गया, आपका लिंक यहाँ से था, ये रहा 80 CCD, आप यहाँ से इधर लेकर जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा, मैं आपका बेस बना रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। चाहूँ तो मैं इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझा सकता हूँ सीधा टू द पॉइंट जाके, बट क्या ना कि उससे आप सिर्फ चीज़ों को रटोगे। तो थोड़ा मैंने आपका बेस बनाया कि आखिर उसके पीछे क्या वजह थी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब हम टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे तो हमें हर एक चीज़ जड़ से पता होगी, तभी तो हम कंसल्टेंसी दे पाएंगे, वरना हम जिंदगी भर एक क्लर्क वाले काम करते रह जाएंगे कि हाँ A+B=C। हम जानेंगे A+B=C क्यों होता है, सो दैट ताकि हम किसी को कंसल्टेंसी अच्छे से दे पाएँ। तो 80 CCD में ना 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं बताइए? 2 टाइप होते हैं। एक होता है जिसमें बोलते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब पीएफ में एक तो किसका कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा किसका होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए हमने सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 80 CCD1। क्या बनाया हुआ है? 80 CCD1। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया हुआ है 80 CCD2, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 80 CCD2, 80 CCD2। तो 2 चीज़ें हो गई हमारे पास। जो पेंशन फंड है उसमें 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक तो एम्प्लॉय का है और एक आपके एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए हमने सेक्शन यूज किया सेक्शन 80 CCD1, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए हमने यूज किया 80 CCD2। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब क्या होता है, एम्प्लॉय भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, इट माइट बी पॉसिबल ना। यस सर बिल्कुल पॉसिबल है। तो एम्प्लॉय को भी हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, यानी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे पास हो गया जो सैलरीड एम्प्लॉय है, और दूसरा हो गया हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, किसी के अंडर में रहकर कोई काम नहीं कर रहे, वो कहलाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जो इंसान सैलरीड है उसको आप कितनी डिडक्शंस देंगे? देखिए सरकार ने बोला कि आप पेंशन फंड में पैसे डाल रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में जाके आपको टेंशन नहीं होगी अगर आज से आप पेंशन फंड में पैसे डालते हो। सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए इतनी अच्छी बात बोली। सरकार ने कहा देखो एम्प्लॉइज, तुम जितना भी पेंशन फंड में डालोगे है तो ये तुम्हारा ही पैसा जो तुम्हें रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, बट क्योंकि तुमने अभी इसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो हम आपको इसकी डिडक्शंस दे देंगे। किसमें? 80 CCD1 में हम तुमको क्या दे देंगे? डिडक्शन, जिससे तुम्हारी इनकम जो GTI है वो और कम हो जाएगी, और जितनी इनकम ऑन पेपर तुम्हारी कम होगी टैक्स भी तुमको उतना ही कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एम्प्लॉय जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 10% ऑफ सैलरी,
10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट, एक्चुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट, सॉरी एक्चुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट। सर क्या मतलब है इसका? देखिए मतलब ये है कि एम्प्लॉय को ADCCD1 में कितनी डिडक्शन मिलेगी, उसको मिलेगी जितना पैसा उसने लगाया पेंशन फंड में, या तो उतनी पूरी मिलेगी, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी मिलेगी। सर सैलरी मीन्स व्हाट? यहाँ पर सैलरी का मतलब है, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, जो टर्म्स होता है कि जब आप रिटायर होगे तब आपको डीए का पैसा मिलेगा, फॉर्मिंग पार्ट हो गया, और कमीशन वो भी तब जब वो परसेंटेज की फॉर्म में हो, सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर पर मंथ के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं होगा। तो इसको हमने क्या बोला अपने पास? सैलरी बोला। इसका जो निकलेगा 10% वो, या जितना पैसा आपने एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दोनों में से जो भी लोअर होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी ADCCD1 के नाम पे। कहाँ से? GTI से। सर चैप्टर आप सैलरी पढ़ा रहे हो, लेकर आप हमें डिडक्शन पे चले गए। दोस्तों कुछ रीज़न होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा वही पढ़ाएं जो चैप्टर में ज़रूरत हो, कहीं ना कोई लिंक आगे होता है। अब उस चीज़ को समझाने के लिए मुझे आगे का लिंक तो थोड़ा देना पड़ेगा ना। हाँ सर टेंशन फ्री है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ाओगे ना डिडक्शन में, हो सकता है मैं थोड़ा तब कम पढ़ाऊँ क्योंकि यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में बोला गया कि जो खुद एम्प्लॉयड है, मतलब उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो जब एम्प्लॉयर नहीं है तो ऐसे केस में सैलरी की तो बात ही नहीं उठती है। क्या मैं यहाँ पर कुछ सैलरी वैल्यू लिख सकता हूँ? नहीं सर। यहाँ तो मैं क्या लिखूंगा कि जितनी तुम्हारी GTI है उसका 20% और जितना तुमने कॉन्ट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 20% ऑफ क्या? ग्रॉस टोटल इनकम और एक्चुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट, एक्चुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट। जो भी दोनों में से लोअर होगा उतने की आपको डिडक्शन लगेगी ADCCD2 के अंदर। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर अभी भी सैलरी की बात नहीं हो रही है। अरे दोस्तों रुको, सैलरी की बात होगी यार। देखो आप ना बेकार के डाउट पूछते हो। सर क्यों? यार तुम एम्प्लॉय के में से पूछ रहे हो, क्या एम्प्लॉय अपने लिए कोई पैसा डालेगा वो सैलरी हेड में आएगा? तुम ये बताओ जरा। सेक्शन 15 क्या बोलता था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और एम्प्लॉयर कुछ पे करे। भाई यहाँ पे अभी एम्प्लॉयर की बात कहाँ की है? अभी तो एम्प्लॉय की बात की है। तो एम्प्लॉय का क्या कोई कंट्रीब्यूशन सैलरी में आएगा? अच्छा सर गुस्सा मत हो, समझ गए। बल्कि उल्टा तुम्हें डिडक्शन और मिलेगी। क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, चलो अब उस पर आते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे। देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है या स्टेट गवर्नमेंट का है या किसी लोकल अथॉरिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर लोकल अथॉरिटी। बोले तो गवर्नमेंट, मैं किसकी बात करूं? गवर्नमेंट की बात करूं, फिर चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो केंद्र लेवल की हो, या वो आपकी जिला लेवल पर हो, यानी लोकल अथॉरिटी लेवल पर हो। अगर ये आपके एम्प्लॉयर है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने आपके पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा। तो ये जो पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, और जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा ना ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। सर चलो ठीक है ऐड हो जाएगा, लेकिन आप ये तो बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलेगी दैट इज 14% ऑफ सैलरी। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगी दैट इज 14% ऑफ सैलरी, या फिर जितना एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड किया गया है, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड विच एवर इज लोअर। जो भी दोनों में से लोअर होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सर एक बात बताइए, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तो डिडक्शन तो एम्प्लॉयर को मिलनी चाहिए ना? नहीं, एम्प्लॉय को मिलेगी। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि उसकी जीटीआई में से उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी माइनस होगा और जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो भी उसके में से माइनस होगा? यस दोस्तों, यस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, अब इस सैलरी चैप्टर से लिंक करूंगा मैं आपके साथ। सर इसके अलावा और कौन हो सकता है एम्प्लॉय? एनी अदर। इन तीनों को छोड़ के जैसे कोई प्राइवेट जॉब करता हो तो उसका एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एनी अदर की। तो एनी अदर के केस में, एनी अदर के केस में तुम्हारा कितना माना जाएगा? 10% ऑफ सैलरी, 10
परसेंट ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, ठीक है। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर थोड़ा सा आप हमें एग्जांपल देकर समझाओगे? हाँ दोस्तों बिल्कुल एग्जांपल देकर समझाओगे। ऐसे समझिए कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैंने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर भी लगा रहा है, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ मुझे उसकी भी डिडक्शन मिलेगी और जो मेरा एम्प्लॉयर लगा रहा है उसकी वाली भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। सर अगेन वही चीज़, सैलरी वाला लिंक। चलो भाई मैंने डिडक्शन आपको बता दी ना, सैलरी वाला लिंक करवा दूँ? चलो ठीक है, सैलरी वाला लिंक कराता हूँ। देखिए जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किसने किया है कॉन्ट्रीब्यूट? एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मुझे बताइए एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी ऐसा कोई कंट्रीब्यूट करने का? यस बिल्कुल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, बट ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किसके लिए की गई है? सर ये एम्प्लॉय के लिए की गई है। तो क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय के लिए की गई, इस कंट्रीब्यूशन का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ऐसे में जो पैसा आपके एम्प्लॉयर ने आपके फंड में डाला है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सुविधा दी है कैश की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या फैसिलिटी फॉर्म में। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। सर कितना? इतना? नो 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 नो, ये डिडक्शन है मेरे भाई, ये डिडक्शन है। ये डिडक्शन चैप्टर का पहले ही मैंने पॉइंट पढ़ा दिया, एडीसी से टी वाले डायरेक्शन थी ना, उसमें पढ़ाना था, बट अभी से बता दिया क्योंकि अगर अभी ना बताता तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। भाई मेरी बात तो ध्यान से सुनो, उस गुल्लक का जो मेन मालिक है वो कौन है? सर एम्प्लॉय है। वो एम्प्लॉय भी उसको कब फोड़ेगा? रिटायरमेंट टाइम फोड़ेगा। उसमें आज एम्प्लॉय भी पैसा लगा रहा है, एम्प्लॉयर भी लगा रहा है। तो जो एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है भाई, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा नहीं होगा? ऐड होगा ना। सर कितना ऐड होगा? अरे जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना ऐड होगा, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया उतना उतना ऐड होगा। और हमने पढ़ा था सेक्शन 15 में, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय आर चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। तो इस रीजन से जो एम्प्लॉयर ने पैसा उस फंड में डाला है वो आपके सैलरी हेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सैलरी हेड में। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लीजिए मैंने मार्क कर दिया। ये जो लिखा था ना, अब इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे, अब आप लिंक कर पाएंगे। देखिए आप भूलेंगे नहीं प्लीज, मैं दोबारा से टॉपिक पर आ रहा हूं। अगर आपको मेरी बात है 50-60% भी समझ आई ना ये वाली, तो अभी पूरा 100 कर दूं, बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। सुनिए हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? पहला पॉइंट, मैं पूरी चीज को सम अप कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट वेजेस और सैलरी, मैंने डिफरेंस बताया था। वेजेस में, वेजेस का मतलब होता है जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके बदले जो आपको पारिश्रमिक मिलती है, दैट इज योर वेजेस। सैलरी मींस जब आप कोई मेंटल वर्क कर रहे होते हो। इसके बाद आता है एनी एन्युटी और पेंशन, कि जब आपको पेंशन वगैरह मिलती है तो वो एक मुश्त मिलती है तो वो एन्युटी कहलाती है, इंस्टॉलमेंट में मिलती है तो वो पेंशन कहलाती है। फिर ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी क्या होता है? जब आप किसी जगह पर लगातार 5 साल काम करते हैं और इसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है तो एक स्टैट्यूटरी पेमेंट आपके एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुटी। इसके बाद आता है एनी फीस और कमीशन। जो लोग सैलरीड बेस्ड जॉब नहीं करते, टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उनको फीस या कमीशन मिलता है। परक्यूजिट और प्रॉफिट ऑफ सैलरी। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काइंड में कोई सुविधा देता है तो उसे हम परक्यूजिट बोलते हैं। और परक्यूजिट क्या है? हमारी सैलरी का एक पार्ट है। प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा सेक्शन 17(3), ठीक है। इसके बाद है अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में दी तो ये भी क्या आपका सैलरी है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, आपने अगर कोई एडवांस में सैलरी ली तो ये भी आपका क्या है? सैलरी का ही एक पार्ट है। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, जो छुट्टियां आपको दी गई बट आप उन छुट्टियों में आए, प्रेजेंट हुए, काम किया तो उसके बदले आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स लीव इनकैशमेंट। सो लीव इनकैशमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। गवर्नमेंट डिफाइन ना करती तो लोग बोलते हैं ये सैलरी नहीं है, तो एडिशनल बेनिफिट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, ऐसा लोग बोल सकते थे। बट इसी वजह से गवर्नमेंट ने सैलरी को पूरा अच्छे से डिफाइन किया। फिर 9 पॉइंट है प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज इन एक्सेस ऑफ 12% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सैलरी में काउंट नहीं होगा। बट यदि एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इवन जो उस पर ब्याज मिलेगा ना, अगर वो ब्याज 9.5% से ज्यादा होगा तो भी वो आपके सैलरी का ही पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? सैलरी का पार्ट बने। सर ये तो आपने लिखा ही नहीं, तो मैं अब लिख देता हूँ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% से ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाएगा, वो कौन सा था? 9.5% वाला, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद कर लेना कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट
9.5% से ज़्यादा है तो उस केस में भी वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 9.5% से एक्स्ट्रा, वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। सर किसका, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय का? अरे भाई एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इनकम सैलरी में क्यों जाएगा? भाई आप ना कंफ्यूज मत हो, सर हम हो ही नहीं, वो तो आप जो खुद ही बोल रहे हो। अरे नहीं हो रहे हो, मानो हो रहे हो। एक गुल्लक है, गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड। उसमें ये कहा गया कि एम्प्लॉयर पैसा डाला है, एम्प्लॉय पैसा डाला है। भाई जो एम्प्लॉय पैसा डाला है क्या ये सैलरी होगा? सेक्शन 15 में ऐसा कहीं बोला गया कि एम्प्लॉय अपने लिए खुद पैसे डाले तो वो सैलरी है। अभी मैं मेरी इस पॉकेट से पैसे निकाल के इस पॉकेट में डाल दूँ, इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डाल दूँ और मैं कहूँ अरे अरे सैलरी होगी, सैलरी कि कोई बात हुई? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत ही नहीं भैया, हमें दिक्कत है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि सेक्शन 15 बोलता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आते ही वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो अगर पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने 12% तक डाला है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे भले के लिए डाला, सैलरी में ऐड नहीं होने देंगे। लेकिन 12 से ज़्यादा डाला, अरे वाह तुम्हारा एम्प्लॉयर तो बहुत ही अच्छा है, तो 12 से ऊपर जितना डाला होगा उतना पार्ट तुम्हारा सैलरी का बन जाएगा। सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने पीएफ में 15% डाला तो 12 तक तो सैलरी में काउंट नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा 3% है ना वो तुम्हारी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात। हाँ सर अब कुछ समझ आया ना समझ? कहता हूँ ना थोड़ा टाइम दो, इनकम टैक्स है ये वक्त लेती है, इसे टाइम दोगे तो ही तुम्हारी बनेगी। सर देते तो हैं पर बन नहीं रही वो अपनी। अरे उसकी नहीं भैया, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। सर आप भी ना आओ इधर, अबे आ जाओ इधर। इधर इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट, अब जो तुमने गुल्लक बनाई है ना उसमें एम्प्लॉय ने भी डाला पीएफ एक्ट में और एम्प्लॉयर ने भी डाला, तो उस गुल्लक पे बैंक क्या देगी? आपको ब्याज देगी। तो वो ब्याज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से भी मिला है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से भी मिला। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का तो ब्याज मुझे करना ही है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ब्याज अगर 9.5% से ज्यादा है तो वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा, 9.5% से नीचे तो वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। यानी आपको याद रखना है 12% से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन और 9.5% से इंटरेस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1। इसका तुमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम रेफर्ड टू द सेक्शन DCCH। अगर अग्निपथ स्कीम में अग्निपथ के जो लोग हैं उनके लिए अगर कोई पैसा फंड कॉर्पस फंड में डाला गया है तो वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो उनके सैलरी हेड के अंदर आ जाएगा, मतलब उनकी सैलरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। यहां पर बात की जा रही है, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर, इनके द्वारा अगर कंट्रीब्यूट किया गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है यदि तुम्हारे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो वो तुम्हारी सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि सेक्शन 15 ये बोलता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया वो सब सैलरी का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयर है ये तुम्हारी सैलरी में कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, तो ये तुम्हारी सैलरी का पार्ट बनेगा एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1। पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। बोलो क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर। तो आज की क्लास में मैंने आपको सैलरी का मीनिंग जो है वो पूरा डिटेल में समझाया। दोस्तों एक एक क्लास में एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर लगा रहा हूं, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं जानते हो? चाहूं तो मैं इस पूरे टॉपिक को हार्डली 10 to 12 मिनट में समझा सकता हूं, बट मैं इसमें पूरा 1 घंटा ले रहा हूँ। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, और याद रखना टेक्स्ट जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना डिटेल में तुम्हें समझ गया ना? ठीक है, तो इसे डिटेल में पढ़ लो। चलिए बोलो समझ आई बात? यस सर अब तो बिल्कुल समझ आई, क्योंकि अब बात ही आपने ऐसी कर दी है। बिल्कुल सही कहा। तो चीज़ें क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अभी ये सैलरी का हो गया। नोट्स बोर्ड चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके सीधा डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कर लिए, टाइम अपना सेव करिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सुनिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखते हो ना तो प्लीज़ कमेंट क्या करो, हो सके तो लाइक वगैरह कर देगा, क्योंकि जानते हो एक एल्गोरिदम होती है यूट्यूब की, जितने आप लाइक्स वगैरह करते हो ना, शेयर वगैरह, तो उससे क्या होता है ना वीडियो थोड़ी ट्रेंडिंग में आ जाती है। उतनी ट्रेंडिंग में बट ये है कि थोड़ी बहुत सजेशन में आ जाती है, तो इससे हमको एक अच्छी रीच मिल जाती है। तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीच पहुँचे, तो मैं थोड़ा और मेहनत से आपके लिए काम कर पाऊँगा, बस ये। बाकी अगर आप लाइक नहीं भी करोगे मैं तो तब भी आपके लिए काम करूँगा ही करूँगा, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करो ना करो। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।